Academy. नमस्कार दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनस्टेबिलिटी का दौर चल रहा है। लग रहा है कि सब अभी लड़ मरेंगे। जहां पर एक तरफ इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अफ्रीका के अंदर इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक उसी समय मिडिल ईस्ट के अंदर एक नया युद्ध शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद है 2020 के अंदर कर्ड्स और टर्की के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसको मीडिएट किया था रशिया ने और दोनों के बीच में सीज फायर कराई थी। अब वो सीज फायर खत्म हो चुकी है, क्योंकि पिछले हफ्ते 12 टर्किश सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया गया, जिसकी जिम्मेदारी उठाई पीकेके ने, जो कि एक कर्दिश संस्था है। इसी की जवाबी कार्रवाई में टर्की ने इराक और सीरिया के अंदर जितने भी कर्ड्स के रीजन हैं उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दी है और इन्होंने क्लियरली कहा है कि ये तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, किस तरीके से एक और युद्ध मिडिल ईस्ट के अंदर उभरता हुआ दिखाई दे सकता है। टर्की को कर्ड्स से और कर्ड्स को टर्की से दिक्कत क्या है, यहां पर कर्ड्स का पूरा इशू क्या है, उसे मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ रखते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप लोगों के पास में एक बहुत अच्छा मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों की ले रहे हैं। अगर आप चाहो तो इन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो। ऑलरेडी दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर जो है वो खोला जा चुका है। प्राइजेस आपके सामने है। अगर आप चाहते हो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना तो नीचे मैंने एक काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी, आपको 1-on-1 मेंटरशिप देगी, आपको गाइडेंस देगी, करंट अफेयर्स के मटेरियल देगी और आपकी प्रिपरेशन को पूरी तरीके से गाइड करेगी। उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट करने के बाद में आप ऑफलाइन सेंटर्स को विजिट करोगे तो आपको SRC10 कोड से 40% तक का डिस्काउंट जो है वो प्राप्त होगा। तो बिल्कुल से उस काउंसलिंग फॉर्म को भरना, जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट कर लेगी। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे इशू क्या हुआ। देखो, यहां पर ये जो ऑरेंज कलर की रीजन है, ये कर्डिश रीजन है, जो एक अलग देश कर्डिस्तान की मांग करते हैं। हालांकि अभी ये एक अलग कंट्री है नहीं, ये वो रीजन है जहां पर कर्ड्स लोग रहते हैं, जो टर्की, सीरिया, इराक और ईरान के अंदर फैला हुआ है। पहले ये रीजन इस तरीके का नहीं था। 1914 के पहले यहां पर था ओटोमान एम्पायर। ओटोमान एम्पायर का ही इस पूरे रीजन के अंदर रूल था। हालांकि यहां पर अलग अलग आइडेंटिटी थी एथनिक रूप से, पर जो रूल था वो एक था, ओटोमान। 1914 के अंदर फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ और पहले विश्व युद्ध के बाद में यहां पर ओटोमान एम्पायर ये युद्ध हार गया। जब ओटोमान एम्पायर युद्ध हारा तो उसके बाद में ट्रीटी ऑफ सेवरेस हुई। ट्रीटी ऑफ सेवरेस के अंदर ओटोमान एम्पायर को अलग अलग भागों के अंदर तोड़ा गया और टर्की के लिए केवल इतना रीजन जो है वो निर्धारित किया गया था। आप यहां देख सकते हो, जो कर्ड वाला रीजन है वो टर्की से बाहर था। मतलब कर्ड को एक अलग देश उस समय पे बनाया जा रहा था। हालांकि ट्रीटी ऑफ सेवरेस टर्की को मंजूर नहीं होती है। बाद में फिर एक और ट्रीटी की जाती है, ट्रीटी ऑफ लोसैन 1923 के अंदर, और टर्की इस तरीके का बनता है। और आप क्लियरली देख सकते हो कि कर्ड्स जो हैं वो टर्की के अंदर भी आते हैं। मतलब एक कर्ड रीजन जो है वो टर्की के अंदर आता है। कर्डिस्तान करके कोई अलग देश नहीं बनता। जिसके बाद कर्ड्स टर्की, सीरिया, इराक और ईरान जैसे 4 अलग अलग देशों के अंदर विभाजित हो जाते हैं। एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाते। 4 देशों के खिलाफ लड़ पाना भी अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये पूरी तरीके से फॉरेन पावर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब ये जो कर्ड्स हैं, इनकी 2 अलग कहानी है, पर ये दोनों ही कहानी आपस में रिलेटेड है। पहली कहानी है टर्किश कर्ड्स की और दूसरी है सीरियन कर्ड्स की। पहले टर्किश कर्ड की कहानी समझेंगे, फिर सीरियन कर्ड्स की कहानी समझेंगे, फिर इन दोनों को साथ में हम लोग लिंक करेंगे। देखो, पहले बात करते हैं टर्किश कर्ड की। तो टर्किश कर्ड्स के खिलाफ टर्की ने 1960 के खिलाफ के बाद रिप्रेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक अलग आइडेंटिटी थी, क्योंकि ये एक अलग एथनिक ग्रुप था। 1960 वो समय था जिस समय पर टर्की अपने नेशनलिज्म को डेवलप कर रहा था। जब टर्की अपने नेशनलिज्म को डेवलप कर रहा था तो वो चाहता था कि उसके देश के अंदर इतने भी लोग हों, उनकी एक ही आइडेंटिटी हो। तो कर्डिश लोगों को कहा गया कि आप तो पहाड़ी टर्किश हो,
आप कर्डिश नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, पर टर्की यहां पर नहीं रुका। टर्की ने क्या किया कि कर्डिश लोगों की लैंग्वेज और कल्चर के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जहां पर अगर कोई व्यक्ति अगर कर्डिश भाषा बोलता या कर्डिश कपड़े पहनता तो उसको अरेस्ट किया जा सकता था। इस तरीके के कानून टर्की के अंदर पास कर दिए गए। पॉलिटिकल रिप्रेशन किया गया, कई सारे कर्डिश लोगों के ऊपर देशद्रोह का कानून लगाया गया, जिसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस दिया गया बिना किसी कारण से। कारण केवल इतना था कि ये अपने कल्चर को, अपनी भाषा को फॉलो कर रहे थे, जो टर्की को पसंद नहीं आ रहा था। जिसके बाद इस पॉलिटिकल रिप्रेशन के खिलाफ 1978 के अंदर कर्डिश वर्कर पार्टी बनती है, जो कि कम्युनिस्ट रिजाइम को फॉलो करती है, और इसके लीडर ओकलान होते हैं, जिनका पूरा नाम अब्दुल्ला ओकलान है। 1978 के अंदर जो कर्डिश वर्कर पार्टी है, इसे पीकेके के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये 1984 तक आते आते वॉयलेंट रूप धारण कर लेती है, और उसके बाद में टर्किश गवर्नमेंट के खिलाफ गोरिल्ला वॉरफेयर को शुरू कर देती है। जिसके बाद टर्की पीकेके को एक आतंकवादी संगठन बताता है। इस समय पर क्योंकि पीकेके कम्युनिस्ट रिजाइम को फॉलो कर रही थी, वहीं यूएस, यूरोपियन यूनियन कैपिटलिस्ट है, और 1978 कोल्ड वॉर का समय है, ये आइडियोलॉजी बहुत मैटर करती थी उस समय। इतना ही नहीं, टर्की जो है वो नाटो देश था। ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ने टर्की को सपोर्ट किया, और पीकेके को बाद में यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों ने भी एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। जिसके बाद यहां पर रिप्रेशन हुए और पीकेके की अथॉरिटी को दबाया गया था। यह कहानी तो थी टर्की के पीकेके की। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं सीरिया के कर्ड्स की। सीरिया के अंदर कर्ड्स की हालत वैसी नहीं थी जैसी टर्की के अंदर है। सीरिया के अंदर सारी कहानी शुरू होती है 1911 से, सारी कहानी शुरू होती है 2011 से, जब सीरिया के अंदर सिविल वॉर वगैरह शुरू होता है। इसी समय पर सीरिया के अंदर आईएस आ जाता है और कई सारे रीजन को कंट्रोल करने लगता है। आईएस को काउंटर करना होता है उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स को, क्योंकि ग्लोबल टेरर वारंट जो है वो जारी हो चुका था। जिसके बाद आईएस को काउंटर करने के लिए सीरिया के अंदर जो कर्ड्स है उन्हें हथियार वगैरह सप्लाई करता है यूनाइटेड स्टेट्स। और उस समय पर कर्ड्स की जो पार्टी बनती है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है सीरिया के अंदर, उसे कहा जाता है पीपल डिफेंस यूनिट, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स खूब हथियार देता है। अब आप यहां देखना, कहानी ये चल रही है कि टर्की के अंदर कर्ड्स हैं जिन्हें टर्की प्रोसिक्यूट कर रहा है, जो टर्की के खिलाफ गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीरिया के अंदर जो कर्ड्स हैं, जहां पर पीपल डिफेंस यूनिट, जिसे वाईपीजे भी कहा जाता है, उसे यूनाइटेड स्टेट हथियार सप्लाई कर रहा है। ये हथियार ऑब्वियसली इन कर्ड्स के जरिए टर्किश कर्ड्स को भी जा सकते हैं, और वही हथियार टर्की की गवर्नमेंट के खिलाफ भी यूज हो सकते हैं, जिसके कारण से टर्की जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के इस स्टेप के पूरी तरीके से खिलाफ था। बट उसके बावजूद भी वाईपीजे को खूब हथियार सप्लाई किए जाते हैं, और वाईपीजे एक डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सीरिया के अंदर उभर के आती है, कई सारे रीजन को कंट्रोल कर लेती है। आप आज भी देख सकते हो एक बड़ा रीजन जो है वो कंट्रोल किया हुआ है वाईपीजे के द्वारा, यानी कि कर्ड लोगों के द्वारा। और ऑब्वियसली अब टर्की को डर ये था कि ये जो कर्ड आबादी यहां पर मजबूत हो रही है, यही मदद करेगी टर्किश कर्ड आबादी को, यहां पर कर्डिस्तान की मांग जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी, जो ऑब्वियसली टर्की की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ था। थोड़े समय चेंज होता है, 2020 2019 का समय आता है, जिस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी आर्मी को यहां से निकाल लेते हैं, इवन कर्ड्स को हथियार सप्लाई करना बंद कर देते हैं। जिसके बाद कर्ड का यहां पर कोई नहीं बचता। ठीक उसी समय टर्की जो है सीरिया के अंदर एंटर करता है और सीरिया के कुछ रीजन को कंट्रोल कर लेता है। कर्ड के ऊपर सीरिया और इराक के अंदर खूब आक्रमण किए जाते हैं। कर्ड और टर्की के बीच में बकायदा एक युद्ध छिड़ जाता है, जिसके बाद रशिया इस युद्ध को शांत कराता है और यहां पर सीज फायर होता है। हालांकि सीज फायर के दौरान टर्की जो है वो सीरिया के इन रीजन को कंट्रोल कर लेता है। ये रीजन को कंट्रोल करने का कारण ये था ताकि एक बफर जोन क्रिएट हो सके
सीरियन कर्ड और टर्किश कर्ड्स के बीच में, यानी कि इटली यहां, यानी कि टर्की इस रीजन के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करता है ताकि सीरियन कर्ड अलग रहे, टर्किश कर्ड अलग रहे, और यहां पर ये सीज फायर के ऊपर दोनों एग्री कर जाते हैं। थोड़ी शांति का समय आता है। रिसेंटली 2023 के अंदर 12 टर्किश सोल्जर के ऊपर अटैक होता है इसी बफर जोन के अंदर, जिसकी जिम्मेदारी बाद में पीकेके उठाता है। जिसके बाद लगता है कि वापस कर्डिश मूवमेंट शुरू हो रहा है, तो टर्की यहां पर इन कर्ड्स के खिलाफ सीरिया और इराक के अंदर अटैक करना शुरू करता है और यहां पर एयर स्ट्राइक कर दी जाती है। और टर्की की गवर्नमेंट ये कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी और कर्ड्स के ऊपर अटैक किए जाएंगे। इस तरीके की चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। अगर दोस्तों आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है तो इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी के अंदर। दोस्तों आप बिल्कुल से यहाँ पर जुड़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी और भी कई सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं जो आप इस वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो। ये तिवारी हाउस का हमारा सेंटर है। बहुत बच्चे हम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हो। म्यूजिक अच्छा है नहीं? अगर आप इस सेंटर को विजिट करना चाहते हो ना तो नीचे एक गूगल फॉर्म मैंने दिया हुआ, उस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर देना है। एक काउंसलिंग फॉर्म है, उसको फिल आउट कर देना, मेरी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।